हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हमारा एनसीईआरटी होम साइंस का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी की बुक को हम लोग कवर करेंगे। आज क्लास 12th के भाग 1 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। आज हम लोग उसके बारे में पूरा जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। ये होम साइंस का क्लास 12th का भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए देखते हैं कार्य, आजीविका और जीविका क्या है। तो जो कार्य, आजीविका और जीविका है वो स्वयं अपने के लिए एक जीविका, करियर को तय करना आसान काम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि एक तो बहुत से करियर के मार्ग खुले हैं, दूसरी ओर एक युवा व्यक्ति के लिए अभिरुचि और प्रतिभा की पहचान करके उसे मान्यता भी देनी होती है। साथ ही कुछ मामलों में रुचियों में भी बहुत विविधता होती है, अतः चयन करना आसान नहीं है। सही चयन करने के लिए युवाओं को विभिन्न संभावित विकल्पों को जानना भी आवश्यक है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचानें। तत्पश्चात ऐसे विकल्पों की खोजबीन प्रारंभ करें जिनमें व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ सामाजिक योगदान के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने का प्रयास कर सकता है। यानी कार्य, आजीविका या जीविका का ये मतलब है कि पहले हम अपने प्रतिभा को जानें, पहले अपने कौशल को जानें, पहले अपनी इच्छाओं को पहचानें, आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें, जिससे कि हमारा खुद का भी कल्याण है और उसके साथ साथ सामाजिक जो चीज़ें हैं, समाज को भी योगदान मिले। तो पहले हमें ये करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी। और रुचियाँ तो बहुत जगह पे हैं कि ये इसमें भी रुचि है, इसमें भी रुचि है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं ये मायने रखता है। तो हमें क्या करना है पहले उसको डिसाइड करना होगा। बिना उसके डिसाइड किए हमारा जीविका नहीं चल सकेगा। तो इस चैप्टर का मेन थीम यही है कि हम अपने लिए, अपनी आजीविका के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इसका मेन मोटो ये है बताने का। ये एनसीईआरटी का तो पहला चैप्टर है। अब आइए हम लोग इसमें मेन चीज़ों को देखते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पूरे थियोरी को, जो हमारे काम की चीज़ें, हमारे एग्ज़ाम बेस की चीज़ें, वो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे जान ही रहे हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से उठ रहे हैं। और कार्य और अर्थपूर्ण कार्य जो होता है, जो कार्य होता है वो सभी मनुष्य करते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण कार्य क्या है और उसे कैसे करना चाहिए, ये सभी चीज़ें अपनी आयु के अनुसार, अपनी जेंडर के अनुसार, अपनी लिंग के अनुसार, अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। देखिए, किसी ने कहा है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। किसी ने कहा है, कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। ये लाइन आपके क्वेश्चन में उठ सकती है, क्वेश्चन पेपर में बन सकती है। किसी ने कहा है, सही कहा है, कि कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का काम करता है। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के सभी जीव और तत्व निरंतर कार्यरत हैं और जीवन चक्र में अपना योगदान देते रहते हैं। वास्तव में यह मानव और प्रकृति का सामूहिक कार्य है जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहा है और हमें सुख साधन और सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। तो कार्य वह मशीन है जो हमें स्नेह का काम करता है, यानी केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी जो चीज़ें, जो अपना योगदान देना है वो हमारी आवश्यकताओं में अपना योगदान दे रही है। ठीक है, तो इसका ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा और पूरी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते चलिए। आप अपने हिसाब से पढ़ डालिएगा। मैं जो मेन चीज़ होंगी जहाँ पे मैं हाईलाइट कर दी हूँ उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करिएगा।
देखिए लिखा है कि कार्य को किन रूपों में देखा जाता है, तो कार्य को इन रूपों में देखा जाता है, जैसे एक नौकरी के रूप में, एक ऐसा कार्य कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध निहित है, नौकरी आय प्राप्ति आजीविका के रूप में, धर्म अथवा कर्तव्य के रूप में, आध्यात्मिक आचरण के रूप में, स्वयं की सृजन क्षमता के रूप में, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत माना जाता है। कार्य पद शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक माना जा सकता है। एक लाभप्रद अनुभव एक प्रकार की मानसिक या भौतिक कार्य जिसमें सफलता मिल सकती है। स्व विकास और स्व कार्यान्वयन का साधन है कार्य। अब आइए देखते हैं अर्थपूर्ण कार्य क्या है। आइए देखते हैं अब एक देखिए लिखा हुआ है अर्थपूर्ण कार्य क्या है। तो अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। तो अर्थपूर्ण कार्य वह होता है जिसमें हमें आनंद भी मिलता है और हम जिम्मेदारी से करते भी हैं और समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी भी होता है। तो अर्थपूर्ण कार्य वो होता है ऐसा कार्य जिससे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, ना उसका हमें लाभ है, ना समाज को लाभ है, ना किसी अन्य को लाभ है, तो उस कार्य का क्या मतलब है, उसका कोई अर्थ निकल रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कार्य हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसा कार्य करना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, जो सबके लिए हो। हम धीरे धीरे स्लाइड करते जा रहे हैं, आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। देखिए कार्य जीविका और आजीविका में एक लाइन लिखा हुआ है, कार्य नियत परिणामों की गतिविधि का एक समूह है, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि यह वेतन के लिए ही काम करे। इसमें उद्यम वृत्ति, परामर्श, स्वेच्छावृत्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं। जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय। ये चीज़ याद रखिएगा कि जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय। ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बताता था जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है, अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। दूसरी ओर जीविका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में विशिष्ट होती है तथा उसमें बदलाव भी आता रहता है। जीविका एक जीवन प्रबंधन संकल्पना है। जीवन पर्यंत जीविका में विकास होता रहता है। जीवन पर्यंत जीविका में क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। देखिए यहाँ वेबस्टर शब्दकोश में जीविका को इस प्रकार परिभाषित किया है, विशेष रूप से सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा पारिवारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र अथवा व्यवसाय। ये क्या है? वेबस्टर की डिक्शनरी में ये डेफिनेशन दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कार्य है श्रम अथवा कर्तव्य जो व्यक्ति द्वारा उसकी आजीविका के लिए चयनित जीविका अथवा रोजगार का सामान्य माध्यम है। कोई व्यक्ति जो कुछ भी चुनता है, व्यापक रूप से वह शरीर और मनोवृत्ति दोनों का पोषण करने के साथ साथ दूसरों को भी लाभान्वित करता है। तो कार्य का डेफिनेशन हम पहले ही बता दिए कि क्या था, वो कार्य क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कब किया जाता है, अर्थपूर्ण कार्य क्या है, तो वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है, बस ये वेबस्टर की डिक्शनरी के अनुसार है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की अत्यधिक संभावना है।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कार्य के बहुत से परिप्रेक्ष्य होते हैं। व्यापक रूप से कार्य के प्रचलित अर्थ हैं। एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य होता है, दूसरा जीविका के रूप में कार्य होता है, तीसरा जीविका के रूप में मनपसंद कार्य होता है। तो बहुत से परिप्रेक्ष्य हैं कार्य के। आइए देखते हैं अगला, भारत के परंपरागत व्यवसाय। भारत के क्या क्या परंपरागत व्यवसाय रहे हैं और हमारे टीजीटी पीजीटी में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जहाँ तक कला और संस्कृति की बात है, भारत सबसे धनी देशों में से एक है। विश्व के बहुत कम देशों में इस देश की तरह ही प्राचीन और विविध संस्कृति पाई जाती है। इस विविधता के होने पर भी यह टिकाऊ प्रकृति वाली सांस्कृतिक और सामाजिक सहचारिता है। वर्षों में इस संस्कृति का स्थायित्व अधिकतर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण कायम है। यद्यपि विदेशी आक्रमणों और उथल पुथल से कुछ विघटन भी हुए हैं। यानी जो भारत की संस्कृति है वो सबसे धनी है और जो प्राचीन है और विविध संस्कृति पाई जाती है। यह विविध होने के साथ साथ टिकाऊ भी है और सांस्कृतिक सामाजिक सहचारिता को बनाए भी रखी है। और इस पर अनेक विदेशी आक्रमण होने के बाद भी कुछ उथल पुथल हुए, विघटन भी हुए, फिर भी ये कायम है। कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग में मुख्य व्यवसायों में से एक व्यवसाय रहा है, क्योंकि भारत के अधिकांश भाग में जलवायु परिस्थितियां कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। उन लाखों लोगों के लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। उनमें से काफ़ी भूमि के छोटे छोटे भूखंडों में खेती कर रहे हैं। अब देखिए, जो खेती करते हैं तो उनमें नगदी फसलें कौन से उगाते हैं, कौन से हमारे लिए आर्थिक फसलें हैं, आर्थिक महत्व वाली हैं, ये सारी चीज़ें जो किसान खेती करते हैं वो क्या क्या उगाते हैं, इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। जैसे देखिए, देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नगदी फसलें उगाते हैं और कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची और रबड़ उगाते हैं, क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश में से एक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हल्दी, काली मिर्च और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश में से एक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय है मछली पकड़ने का। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और आप लोग को ये क्लास बोरिंग लग रही होगी क्योंकि आज ये पहली क्लास है। पहली क्लास में सिर्फ भूमिका बनाई जाती है और ये भाग कक्षा 12 के भाग 1 का पहला चैप्टर है। तो इसमें सारे चैप्टरों के लिए एक भूमिका बनाया है, तो बोरिंग लग सकता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, इसमें तो कुछ पढ़ने लायक ही नहीं है। लेकिन अभी आगे जैसे ही आप लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में जैसे ही बढ़ेंगे, चीज़ें आप लोगों को मिलती जाएंगी। आगे देखिए, भारतीय गांव के परंपरागत व्यवसायों में हस्तशिल्प एक और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सी ललित कलाएं तथा हस्तशिल्प काफ़ी लोकप्रिय है। यह ग्रामीण जनता की जीविका का साधन बन गया है। शिल्प के कुछ उदाहरण जैसे ये सब चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग हमेशा पेपर दे रहे हैं तो देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। काठ शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी दाँत शिल्प, कंघा शिल्प, कांच और कागज शिल्प, ये सब शिल्प के कुछ उदाहरण हैं। कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई और छपाई शैली शिल्प, मूर्ति कला, टेराकोटा, लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ। तो टेराकोटा किससे कहते हैं? लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ। अभी पूछ देगा क्वेश्चन में कि टेराकोटा क्या है।
अब हम लोग पढ़े ही नहीं रहेंगे कि लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ, तो पता क्या होगा कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है। 16 पीठ शिल्प, दरी गलीचे, कारपेट, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं इत्यादि बुनाई का एक कुटीर उद्योग है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते थे जो व्यवसाय और अन्य सामाजिक आर्थिक संस्कृति के आधार को प्रतिबिंबित करते हैं, परंतु आधुनिक अर्थव्यवस्था ने इस प्रकार के शिल्पों को सामग्री को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया है, जिससे देश के पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही हैं। वो क्या है, जैसे उड़ीसा का 16 शिल्प बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ पूछ देता है। चन्नपट्टन की मूर्तियाँ किस राज्य की है, तो वो है कर्नाटक की। पत्थर की मूर्ति कला, ये सब क्या है, शिल्प हैं। भारत में कला की विविधता भी है, जो 4000 वर्षों से प्रचलन में है। ऐतिहासिक दृष्टि से कलाकारों और शिल्पकारों को दो मुख्य वर्गों में सहायता मिली थी, बड़े हिंदू मंदिर और विभिन्न राज्य के राजकीय शासक। तो उनका चित्रण के रूप में वास्तुकला के क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती हैं, विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करती हैं, जैसे इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। ये सभी धर्म संपूर्ण देश में विशिष्ट रूप से साथ साथ अस्तित्व में थे। देखिए, महाराष्ट्र की जैसे वारली चित्रकला, कठपुतली शिल्प बहुत ही फेमस है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि कठपुतली शिल्प कहाँ की है और वारली चित्रकला कहाँ की है। ये रहा इम्पोर्टेंट आपके लिए। केरल का नारियल शिल्प, आसाम का बांस शिल्प। तो बांस शिल्प कहाँ का है, आसाम का। और नारियल शिल्प कहाँ का है, जो नारियल के छालों से जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कहाँ का है, केरल का है। और बांस से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाए जाते हैं, वो कहाँ का है, आसाम का है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, यहाँ देखिए, कार्य, आय और जेंडर, तो इसको समझते हैं। इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जैसे परंतु अभी हाल में ही क्या हुआ है, मानव जाति को दो लिंगों में बांटा गया है, पुरुष और स्त्री। ये तो पहले से ही था कि मानव जाति को दो लिंगों में बांटा गया था, पुरुष और स्त्रियाँ। परंतु अभी हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, पारजेंडर, ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी है, जिन्हें पारलैंगिक, पारिधानिक इत्यादि कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि पारलैंगिक या पारिधानिक किसे कहा जाता है, तो वो ट्रांसजेंडर को कहा जाता है। इसको किसने मान्यता दिया है, तो इसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में मान्यता दिया है। लिंग, सेक्स तथा स्त्री पुरुष जेंडर जैविक से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भिन्नता को इंगित करते हैं। अब देखिए, सेक्स और जेंडर में क्या भिन्नता है ये जानना है। सबको लगता है कि सेक्स और जेंडर एक ही शब्द का अर्थ है, दोनों शब्द के एक ही अर्थ हैं, लेकिन कभी कभी अक्सर बदल कर उपयोग में लिए जाते हैं, परंतु निश्चित रूप से इनके भिन्न अर्थ होते हैं। सेक्स का अर्थ अलग होता है और जेंडर का अर्थ अलग होता है। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्स जो है, सेक्स आनुवंशिक जनन अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। यानी जो सेक्स है वो आनुवंशिकी पे, जनन अंगों पे इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है, जबकि जो जेंडर होता है वो क्या है, सामाजिक पहचान है। जैसे नर शब्द लड़का के लिए और पुरुष के लिए बताया जाता है, जबकि मादा शब्द लड़कियों के। तो नर और मादा ये क्या है, ये आपके सामाजिक
पहचान है। इसको ये जेंडर को ही बताता है, लेकिन जो सेक्स है वो क्या है, आनुवांशिकी और जनन अंगों जैविक आधार पर वर्ग से संबंधित करता है, यानी लिंग के आधार पर आपको अलग करता है। लिंग का बाहरी प्रमाण प्राथमिक यौन अंगों या जननांगों से होता है, यानी जो लिंग शब्द है वो जो प्रमाण देता है वो प्राथमिक यौन अंगों और जननांगों से होता है, जैसे XX और XY अथवा अन्य दूसरे गुणसूत्रों के संयोजन के कारण। लेकिन जो सेक्स है वो क्या है, वो सामाजिक पहचान है, वो समाज के रूप में वो अलग करता है। आइए देखते हैं स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार, यानी स्त्रियों के कार्य। और जिससे पहले स्त्रियों को क्या होता था कि उनके कार्य के हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जाता था, या फिर उनको जहाँ कार्यस्थल है वहाँ पे उनकी प्रताड़ना की जाती थी, उनका शोषण होता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जो कि इसमें होगा। इससे पहले स्त्रियों की कमाई को पूरक और गौण माना जाता था, भले वे एकमात्र कमाने वाली हैं तब भी बाजार में उनका समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, क्योंकि उनको लगता है स्त्रियां पुरुषों के बराबरी नहीं कर सकती हैं। देखिए, आधुनिक भारत में स्त्रियों से संबंधित कुछ दूसरे मुद्दे हैं। तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, बिना जेंडर भेदभाव के कार्यस्थलों पर सुरक्षा तथा मातृत्व लाभ और बच्चों के देखभाल के लिए सामाजिक सहायता मिलनी चाहिए। और संवैधानिक अधिकार और अधिनियम और सरकारी पहल, यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुष और स्त्रियों दोनों को समानता की गारंटी देता है। तो हम कोई नहीं है कि हम स्त्री पुरुष को अलग मापें या उनके कार्य को अलग मापें या उनकी शक्ति को अलग मापें। तो जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, भारत का जो संविधान है वो पुरुष और स्त्रियों दोनों को समानता की गारंटी देता है। सरकार को किसी भी दफ्तर में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों को बराबर अवसरों की गारंटी भी शामिल है। यह जाति, पंथ, रंग, प्रजाति या जेंडर के आधार पर किसी रोजगार अथवा दफ्तर के संदर्भ में भेदभाव को रोकता है। और यह भी मांग करता है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो ये मांग करता है कि महिला मजदूरों को काम करने के लिए मानवोचित परिस्थितियां दी जाए और किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाया जाए। ताकि उनकी शैक्षिक आर्थिक प्राप्तियों के लिए सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए। भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को शक्तियाँ प्रदान करता है, यानी जो भारतीय संविधान है वो हमारे राज्य को शक्तियाँ प्रदान करता है। साथ ही बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत इसको ध्यान से कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। जैसे 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खाद्यान्न अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो महिलाओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं और होम साइंस में ये मैं नहीं कह रही कि सिर्फ ये लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए कार्यस्थल पर उनका शोषण, उनकी सुरक्षा के लिए कितने अधिनियम बने हैं जो संवैधानिक अधिकारों में सुरक्षा करते हैं। ये इतने अधिनियम हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा और ये इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ही अधिक संभावना है और ये हर जगह पूछे भी जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16A
वन, राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन से अनुच्छेद में किसी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों की समानता की गारंटी देता है। तो आप लोग को आंसर बताना होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1). और देखिए, जो हमारे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात की गई है, उसके अतिरिक्त जो अधिनियम बने हैं उसके अतिरिक्त क्या क्या हैं। उसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 कहती है कि यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो शिशु सदनों की व्यवस्था रखनी चाहिए। 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल इन शिशु सदनों में होगी, जिसका प्रबंधन उद्योग को ही करना होगा। अनेक राज्यों द्वारा रोजगार की आवश्यकताओं तथा महिलाओं की दशा में सुधार के लिए पहल की गई। श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं को निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की गई। समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य सुनिश्चित करने हेतु तो समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPA को हाथ में लिया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु और महिलाओं के काम तथा उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधि में भागीदारी पर श्रम कानूनों का पुनरावलोकन करने हेतु आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया है। तो यानी कि जो महिलाएं किसी कार्यस्थल पर काम कर रही हैं, उनके जो 6 वर्ष से जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिशु सदन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो महिलाएं हैं और जो महिला प्रकोष्ठों उनकी समस्याओं की, महिला मजदूर जो हैं उनकी समस्याओं की निपटारा के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट लाइन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV को भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक योजना के रूप में शुरू किया गया था। यानी SSA के द्वारा KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि ग्रामीण दूर दराज से वंचित वर्ग से जो लड़कियां वंचित हैं, वो जो स्कूल कभी नहीं जा पाई हैं या स्कूल को ड्रॉप आउट कर दी हैं, इन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय में रह कर के, वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रह कर के अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखें, उनका प्रारंभिक स्तर की शिक्षा पूरी हो सके। इसलिए ये क्या हुआ था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया था SSA के तहत। SSA कब आया था, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए ये उद्यमी महिलाएं, नेट में उद्यम से क्वेश्चन पूछता है ना, TGT PGT में भी पूछता है। किरण मजूमदार शाह के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, इनका एक बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं और एक ये प्रख्यात उद्यमी महिला हैं। इन्होंने अपनी व्यावसायिक जीविका कार्ल्टन एंड यूनाइटेड बेवरेजेस में एक किण्वित खमीर प्रशिक्षु के रूप में प्रारंभ की और सन 1978 में अपनी स्वयं की कंपनी बायोकॉन इंडिया लिमिटेड बनाई। इनके नेतृत्व में बायोकॉन योजनाबद्ध तरीके से शोध का सूत्रपात करने वाली एकीकृत जैव औषध निर्माता कंपनी बन गई है। आज बायोकॉन
भारत का एक अग्रणी उद्यम है। किरण मजूमदार-शाह को बहुत से प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे वर्ष की ईटी व्यावसायिक महिला, अग्रणी निर्यातक, प्रौद्योगिकी पथ प्रदर्शक और सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी। वर्ष 1979 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह एक आदर्श उद्यमी के रूप में और वैश्विक स्तर पर एक सफल टेक्नोक्रेट सदैव बनी रहेंगी। तो उद्यमिता के क्षेत्र में किरण मजूमदार-शाह का नाम बहुत ही आगे है। और इनकी कंपनी का नाम क्या है? बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। आइए देखते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए संगठित प्रयास। महिला सशक्तिकरण के जो संगठित प्रयास थे, जैसे लिज्जत पापड़ महिलाओं के लिए खोला गया था। इन्होंने एक अपने घर से ये अपना कारोबार चालू किया था और धीरे इनका कारोबार कितना आगे चला गया कि लिज्जत पापड़ आज पूरे भारत में बेचा खरीदा जा रहा है। सब लिज्जत पापड़ को जान रहे हैं, कोई बिना लिज्जत पापड़ के खाए बिना नहीं है। तो ये जो लिज्जत पापड़ महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। इनका उद्देश्य महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। ये संस्था सन 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई और 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम तहत समितियों पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी। इसी दौरान इसमें संस्था की खाद्य और ग्रामीण उद्योग KYC द्वारा ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। लिज्जत पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला है। इनके उत्पादों में खाखरा, मसाला, बड़ी, डिटर्जेंट पाउडर, चपाती, केक और अन्य बेकरी उत्पाद भी शामिल हैं। यह संस्था पूरे भारत में लगभग 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराती है। इनकी बिक्री और वार्षिक कारोबार 1600 करोड़ रुपए का है, जिसमें बहुत से देशों को होने वाला निर्यात भी शामिल है। इस प्रकार इस संस्था ने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो लिज्जत पापड़ से आप लोग समझ सकते हैं कि खुद का कारोबार कैसे बनाया जाए और चलाया जाए। आइए अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। जीवन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन कौशल लोगों को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में सहायता करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीवन पर्यंत काम आते हैं। आइए देखते हैं अब कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल या सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होने चाहिए हमारे अंदर। तो कार्यस्थल पर क्या होने चाहिए? पहले तो उत्पादकतापूर्ण काम करने वाले अपने रोजगार और काम में प्रभावी कार्य करने की आदतों और अभिवृत्तियों का प्रयोग करता है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल और प्रवीणता के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उत्पादन जरूरी है। फिर प्रभावी ढंग से सीखना, स्पष्ट संप्रेषण होना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच होनी चाहिए और अनपेक्षित कौशल भी सम्मिलित होने चाहिए, जैसे एकाग्रता, सतर्कता, सूझबूझ, व्यवहार कुशलता। आइए देखते हैं 6 महत्वपूर्ण मूल्य। ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि 6 महत्वपूर्ण मूल्य आपको याद रखने हैं, ये नहीं भूल जाइएगा। तो पहला क्या है? सेवा। दूसरा सामाजिक न्याय, लोगों की मान मर्यादा, उपयोगिता, मानव संबंधों का महत्व और ईमानदारी।
अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं तो किस लाइन से बन जाएंगे ये नहीं पता होता है। आप लोग सीटेट में देखते ही हैं एनसीईआरटी से कैसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन और ऑप्शंस बने होते हैं। तो 6 महत्वपूर्ण मूल्य एनसीईआरटी के हिसाब से सेवा, सामाजिक न्याय, लोगों की मान मर्यादा और उपयोगिता, मानव संबंधों का महत्व और ईमानदारी है। आइए अब देखते हैं अगला इसमें टॉपिक है अर्गोनॉमिक्स, सुकार्यकी, जो कि जानते हैं अर्गोनॉमिक मैन, मशीन और इन्वायरमेंट। हमारा तीनों का बैलेंस होना चाहिए, मैन का भी, मशीन का भी और इन्वायरमेंट का भी। अगर तीनों चीज़ में से एक भी चीज़ गड़बड़ है तो हमारे लिए दिक्कत का संकेत है और हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं। और ये हमारे नेट के लिए, LT, GRC, TGT, PGT सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होम साइंस के लिए। तो अर्गोनॉमिक्स जो होता है हमारे काम का क्या करता है, अध्ययन करता है। किए जाने वाले कार्य का अध्ययन, कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन करता है, उसे अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। सुकार्यकी अपने अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किया जाने वाला अध्ययन है। यानी मैन का भी, मशीन का भी और इन्वायरमेंट का भी जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, सुकार्यकी यानी अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ताकि व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को कार्य करने की विधियों का इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों के जटिल अंतर को समझ सके। ठीक, अर्गोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है काम, और नॉमिक्स, नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। इसे मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा कि इसे अर्गोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, मानव कारक या अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। संक्षेप में अर्गोनॉमिक्स कर्मचारी के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ साथ कार्य का अध्ययन करना, इस प्रकार की कार्य परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का उद्देश्य है। ये कार्य परिस्थितियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होती हैं और कर्मचारियों कार्यबल को स्वीकार्य होती हैं और कार्य निर्गम तथा उत्पादकता के लिए भी अनुकूल होती हैं। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है, 2 शब्दों से मिलके बना है, ऑर्गन और नॉमिक्स। ऑर्गन का मतलब है काम और नॉमिक्स का मतलब है प्राकृतिक नियम। इसे मानव कारक या अभियांत्रिकी भी कहते हैं, सुकार्यकी भी कहते हैं, अर्गोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये 3 चीज़ों का सामंजस्य है, मैन, मशीन एंड इन्वायरमेंट। अगर ये तीनों चीज़ बैलेंस है तो आपके कार्य में सफलता भी होगी, अनुकूलता भी होगी, उत्पादकता भी होगी, सारा कुछ होगा। जैसे अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं, अगर वहाँ का सिस्टम ही सही ना हो, आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या आपको प्रोडक्टिविटी होगी, नहीं होगी। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट ही सही ना हो तो आप हमेशा वहाँ पे इन्वायरमेंट से चिड़चिड़े रहेंगे, इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो क्या आप अपना पूरा चीज़ दे पाएंगे, पूरा सर्वस्व चीज़ दे पाएंगे, पूरे तरीके से पूरे मन से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैन, मशीन और इन्वायरमेंट तीनों का बहुत ही रोल होता है और तीनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। इसी का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ये बात आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुकार्य के मानव और मशीन का सामंजस्य है। इसे मानव और उसके कार्य के आसपास में अनुकूलतम सामंजस्य, जिसमें लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाना हो, उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिकी विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है। औजारों, मशीनों और कार्यस्थलों के कार्य के अनुरूप डिजाइन किया जाता है ताकि तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की में कमी आए। यानी ऐसा नहीं कि आपको काम करना है सब लैपटॉप पे तो
लैपटॉप का टेबल इतना ऊपर हो और आपके बैठने का चेयर इतना नीचे हो कि आपकी कमर दर्द होने लगे, आपके हाथ में दर्द होने लगे, आपको देखने में तकलीफ़ होने लगे, तो ना आपके शरीर को हानि हो, ना तो किसी चीज़ को हानि हो, यानी आपका जो शारीरिक समस्या, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी ना आए, तनाव भी ना हो, कार्य भी हो जाए, कार्य में उत्पादकता भी हो, इसके लिए तीनों चीज़ का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। सुकार्य के द्वारा जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाता है वे श्रमिक क्षमता, शारीरिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक दोनों कार्य की मांग है, जिसमें शामिल है प्रकृति और जटिलता, कर्मचारियों की आवश्यकता, अवधि मुद्रा और कार्य परिवेश, शोर, आर्द्रता, कंपन, प्रकाश, ताप। सुकार्यिकी का अध्ययन 4 स्तंभों पर व्यवस्थित है, जो इस प्रकार से है। मानवमिति, शरीर का आकार और मापन, जैव यांत्रिकी, पेशी कंकाल और गतिविधियों में लगाए जाने वाले बल, शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। तो सुकार्यिकी का अध्ययन 4 स्तंभ पर आधारित है। पहला कौन सा? मानवमिति, दूसरा जैव यांत्रिकी, तीसरा शरीर क्रिया विज्ञान और चौथा औद्योगिक मनोविज्ञान। सुकार्यिकी की आवश्यकता क्यों है? कार्यस्थल पर सुकार्यिकी का उपयोग निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। निरापद और बेहतर स्वास्थ्य निम्न द्वारा पाया जा सकता है। कार्यस्थल पर चोटिल होने और उससे गंभीरता को कम करने के लिए, मानव त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना की कमी लाने के लिए। तो जो सुकार्यिकी की आवश्यकता है वो कार्यस्थल पर कोई भी एम्प्लॉय चोटिल भी ना हो, उसके वजह से कोई दुर्घटना भी ना हो, बेहतर प्रभावी रोजगार उत्पादकता को बढ़ाने के लिए त्रुटियों में कमी लाकर, चोट न लगने देना या उसमें कमी लाकर रोजगार प्रभाविता में वृद्धि द्वारा सुविधाजनक कार्य परिस्थितियों द्वारा रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करे। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए सुकार्यिकी में। एर्गोनॉमिक्स देखिए, एक प्रभावी उत्पादकता उपकरण जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा कार्यस्थल, कार्य डिजाइन, उपकरण डिजाइन, सुविधाएं और वातावरण, सारे चीज़ों का सामंजस्य होना चाहिए। जो एर्गोनॉमिक्स का लाभ है वो क्या क्या है? चोट और दुर्घटना के जोखिमों को कम करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, त्रुटियों को कम तथा कार्य को दोबारा करने की आवश्यकता को कम करता है, दक्षता को बढ़ाता है, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं, तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है, कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाता है। ये सुकार्यिकी के एर्गोनॉमिक्स के लाभ हैं। अगला देखिए क्या है? उद्यमिता। उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमियों का कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन या डिजाइन के प्रतिरूप में नवप्रवर्तनों या आविष्कार द्वारा बदलना होता है। यानी जैसे जो उद्यमी हैं उनका जो कार्य होता है, जो चीज़ें हैं उनको नवप्रवर्तन करना यानी इनोवेशन करना और उनके रूप में परिवर्तन करना या आविष्कार को बदलना होता है। देखिए, भारत में उद्यमियों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं जिनके पास वस्तुओं को देखने के लिए कल्पना दृष्टि और विचार थे। से श्रीमान नारायण मूर्ति, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी। ये क्या हैं? सफल उद्यमी में से इनके नाम हैं जो भारत के उद्यमी हैं। देखिए, उद्यमियों के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो उद्यमियों के लक्षण कड़ी मेहनत करने की इच्छा, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, वित्त, सामग्री, व्यक्ति और समय के प्रबंधन के कौशल का ज्ञान होना चाहिए, आकलित जोखिम उठाने का साहस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
कोई भी अगर हम आकलन कर रहे हैं, कोई जोखिम आने वाला है तो उसे छोड़ के भाग जाए, तो उद्यमियों के ये सब गुण नहीं है। एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता भी होनी चाहिए। आरंभ किए गए कार्यों को कौशल को सीखने और प्राप्त करने की भी योग्यता होनी चाहिए। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की भी क्षमता होनी चाहिए। भागीदारी विकसित करना, कार्यनीति बनाना, तालमेल बनाने की भी योग्यता होनी चाहिए। समझौता करने की भी योग्यता होनी चाहिए। विनम्र होना, संकट की स्थितियों से निपटने की भी योग्यता होनी चाहिए। उद्यमी में क्या होना चाहिए? अच्छे संप्रेषण कौशल का भी होना आवश्यक है। तो ये रहा आज का फर्स्ट चैप्टर, यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। और एनसीईआरटी है, बोरिंग क्लास है, ये सबको पता है। एनसीईआरटी के सिर्फ लाइन में कहीं कहीं लाइनें में कुछ दिया होता है, उसे ही पढ़ना होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ था चैप्टर 1 में, मैंने वो सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। उसको अच्छे से आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।